सभी को नमस्कार. Good evening everyone, ladies and gentlemen. Good evening everyone, ladies and gentlemen. अभिषेक, विनोद, चंचल, प्रहलाद, विनोद, राजेंद्र, विनोद, शीतला, अस्तित्व, सावन, दलीप, सभी को नमस्कार. Thank you everyone, thank you everyone, thank you everyone. चलिए पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों. पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉडल एक्सिलरीज के बारे में जो पढ़ा समझा, मैं उस सारे के सारे मामले को एक बार जिक्र में लाना चाहूँगा और उसके बाद हर एक चीज़ को हम कायदे से समझेंगे आगे. मॉडल एक्सिलरीज वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो मूड को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो मूड ऑफ द स्पीकर को रिप्रेजेंट करती हैं. और मूड ऑफ द स्पीकर को रिप्रेजेंट करने वाली यही हेल्पिंग वर्ब हमने दो हिस्सों में बांटी, एक प्योर मॉडल एक्सिलरी और एक हमने कहा डिफेक्टिव या फिर सेमी मॉडल एक्सिलरी. और आगे हम चले और चलते चलते हर एक मॉडल एक्सिलरी के फ़र्क को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और समझते समझते चीज़ों को आगे हम लोग अब लेकर चलना चाहेंगे. मैं बात आपके सामने जो कर रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें. हम लोगों ने दोस्तों जब टेंस पढ़ा था हम लोगों ने जब टेंस पढ़ा था तो टेंस के वक्त हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि टेंस टाइम ऑफ एक्शन कहलाता है. टाइम को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांटा था. एक हमने कहा प्रेजेंट, जिससे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. दूसरी बात हम अगर कहें तो हम उसे कहते हैं पास्ट, यानी कि जिससे हमने एक्सपीरियंस कर लिया. और समय का एक ऐसा हिस्सा भी होता है जिसे अगर हम कहें तो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो समय है कहाँ, वो समय कहीं और नहीं, वो समय हमारे जहन में है. जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आज रात मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊँगा, रात हुई नहीं, मैं दोस्त से मिलने गया नहीं, तो इसका मतलब ये बात सिर्फ मेरे जहन में है, मेरे मूड पर डिपेंड करती है. इसका मतलब फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता. फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता. बेसिकली जो फ्यूचर को बताने वाली चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया, फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता. फ्यूचर सिर्फ हमारे मूड पर डिपेंड करता है, इसलिए फ्यूचर को बताने वाली ये सारी बातें सिर्फ मॉडल एक्सिलरी होती हैं. कायदे से चीज़ों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सिलसिले को लेकर. तो प्यारे दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. पहले ध्यान से इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, फिर आगे तो आप अपने आप ही समझदार होते ही हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमने यूज़ किया विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एक बात याद आ रही है कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता. इनफैक्ट फ्यूचर के बारे में कुछ भी बताना हमारे मूड पर डिपेंड करता है, और जो चीज़ हमारे मूड पर डिपेंड करती है वो मूड को रिप्रेजेंट करने वाली हेल्पिंग वर्ब कायदे से मॉडल एक्सिलरी ही कहलाती है. ठीक है बच्चों. कायदे से वो मॉडल एक्सिलरी हमारे मूड पर डिपेंड करती है. ठीक है जी. जब हमारे मूड पर डिपेंड करती है तो मूड किस तरीके से बताया जाता है, मूड किस तरीके से बताया जाता है उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं. मैं अगर कहता हूँ ही विल कम हेयर, अभी वो आया नहीं है, मैं सिर्फ अपना मूड बता रहा हूँ. ही के साथ लिखा हुआ विल ये नॉट फिक्स्ड बिहेवियर बताता है, और नॉट फिक्स्ड भी क्या है, इनफैक्ट हमारे मूड पर ही तो डिपेंड करता है. मैं अगर आपको कहता हूँ आई विल हेल्प यू, तो आई के साथ ये विल का यूज किया जाना, इनफैक्ट आई के साथ ये विल का जो हम यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट ये मेरा मूड ही तो है. मैं प्रोमिस अगर कर रहा हूं तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है. अब यहीं से हमें एक बात समझ आती है कि जितनी भी मॉडल एक्सिलरी है, भाई विल और शैल अपने आप में मॉडल एक्सिलरी है, और मॉडल एक्सिलरी के साथ ही हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. अब अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैंने कहा एक सेंटेंस आपके सामने, यू शुड राइट अ लेटर, तो ये भी तो आपका अपने मूड की ही बात हुई. अब मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूं यू शुड राइट अ लेटर, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं, मैंने कहा यू शुड राइट अ लेटर, तो
आप लेटर लिखने का काम कब करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में? अगर मैं आपके सामने ये सेंटेंस कहता हूं यू शुड राइट अ लेटर, तो लेटर लिखने का काम आप कब करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में? यकीनन आप इसको लेकर दो तरह के विचार रखते हैं। शुड के साथ लिखा हुआ ये राइट दो तरह के विचार रखता है। या तो आप लेटर लिखने का काम प्रेजेंट में करेंगे या फिर लेटर लिखने का काम आप लोग प्रेजेंट नहीं फ्यूचर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, या तो आप प्रेजेंट में करेंगे या फिर लेटर लिखने का काम आप फ्यूचर में करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसी से थोड़ी सी बात आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हम बात करते हैं तो फ्यूचर के लिए ही हम लोगों ने यूज किया विल या फिर शेल, आगे हमने जोड़ा पार्टिकल बी और V1 के साथ जोड़ा ING। याद है बच्चों? तो अगर हम इसे ध्यान से समझे तो इसकी बात तो मॉडल एक्सिलरी ही है। विल और शेल अलग से कोई चीज नहीं है, बेसिकली ये मूड पर डिपेंड करता है, इसलिए ये मॉडल एक्सिलरी ही है। अब मॉडल एक्सिलरी के साथ अगर हमें कॉन्टिन्यूस बिहेवियर रखना हो तो समझ आ गया तरीका कि बी के साथ V1 ING हम जोड़ सकते हैं। अब अगर इसी आधार पर मैं कहने का कोशिश करूं कि यू शुड बी राइटिंग अ लेटर, अगर मैं कहने की कोशिश करूं यू शुड बी राइटिंग अ लेटर, तो प्यारे दोस्तों इस बात को ध्यान से देखें, शुड के साथ बी लगा हुआ राइटिंग, ये क्या बताने की कोशिश करता है? आपने कहा शुड बी राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब ये एक्शन कौन से टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? ऑब्वियसली अगर मैं कह रहा हूं यू शुड बी राइटिंग अ लेटर तो कॉन्टिन्यूस एक्शन मेरे सामने हो रहा है, इसीलिए इस बात को बताने का सिलसिला सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है। फिर एक अगले टेंस की तरफ हम बढ़ते हैं और दोस्तों इसे हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे आपने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो फ्यूचर के लिए हम लोगों ने यूज किया विल या फिर शेल। परफेक्ट होने के नाते हम लोगों ने इसी के साथ जोड़ा हैव और आगे हम लोगों ने कहा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से इसे समझा जाए तो विल या फिर शेल के साथ हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की मॉडल एक्सिलरी। क्या जोड़ने की कोशिश की? मॉडल एक्सिलरी। और मॉडल एक्सिलरी का परफेक्ट बनाने का सिलसिला हमने देखा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने जोड़ा। अब अगर मैं इसी तरह से एक सेंटेंस लिखता हूं और मैंने एक सवाल लिखा यू शुड हैव रिटन अ लेटर, अब इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर मैं आप लोगों से मीनिंग पूछता हूं यू शुड हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, यू शुड हैव रिटन अ लेटर। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अगर मैं मीनिंग आपसे जानने की कोशिश करूं तो इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है? यू शुड हैव रिटन अ लेटर, कौन से टेंस में इसका मीनिंग निकलता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? आप ध्यान से अगर समझें तो इसकी हिंदी निकलती है आपको एक लेटर लिखना चाहिए था। कहने की बात अगर मैं करना चाहूं तो मेरे भाई इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग निकलता है पास्ट में। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा यू शुड राइट अ लेटर, तो भैया लेटर लिखने का काम या तो आप प्रेजेंट में करें, ऐसा भी हो सकता है कि लेटर लिखने का काम आप फ्यूचर में करें, ये कोई नहीं जानता, इसलिए इसे इंडेफिनेट कहा गया। मैंने कहा यू शुड बी राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ, लेटर लिखने का काम आप मेरे सामने लिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट की बात हुई। मैंने कहा यू शुड हैव रिटन अ लेटर, इसका मतलब तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए था। अब अगर मैं ये कहता हूं बच्चों कि तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए था तो इसका मतलब पत्र लिखने का काम हुआ नहीं है, होना चाहिए था। मैं फिर से कह रहा हूं कि तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए था, इसका मतलब तुमने पत्र लिखा नहीं। ऑब्जर्व करना, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इनफैक्ट ये जो बताने की कोशिश कर रहा है ये हुआ पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन। ये जो बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों ये है अपने आप में पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन, पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं।
पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं। अब ये एक्शन अगर होना चाहिए था और हुआ नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लिखे हुए सेंटेंस में अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग है। तो हम अगर मॉडल, अब इसका कंक्लूजन देखो कितना खूबसूरत होगा। अगर हम मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं तो उसका मीनिंग हमेशा पास्ट में निकलता है। लेकिन याद रखना, पास्ट वाली ही मॉडल एक्सिलरी आप इसके साथ यूज करें। जैसे मैंने कहा माइट, मैंने कहा कुड, मैंने कहा शुड, मैंने कहा वुड। ठीक है बच्चों, ऐसी ही हेल्पिंग वर्ब का हम लोग लेकर चल सकते हैं जिक्र। जैसे मैंने लिखा एक छोटी सी हेल्पिंग वर्ब ऑट टू, तो इनके साथ अगर हम जोड़ने की कोशिश करें हैव और उसके साथ हमने जोड़ा थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ऐसा एक्शन होना चाहिए था पर हुआ नहीं। अब आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, मैं लिख रहा हूं, व्हेन यू वर यंग you ought to learn good manners। अब मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, व्हेन यू वर यंग यू ought टू लर्न गुड मैनर्स। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सवाल बड़ा प्यारा है। ये क्या लिखा है बच्चों? वर, व्हेन यू वर यंग, जब आप यंग थे तो आपको अच्छी मैनर्स, गुड मैनर्स सीखनी चाहिए थी। हाँ है ना? लेकिन अब आप अगर इस ऑट टू के साथ फर्स्ट होम ऑफ वर्ब देखें तो किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट होम ऑफ वर्ब जब यूज करते हैं तो या तो इसका मीनिंग प्रेजेंट में जाता है या फिर इसका मीनिंग फ्यूचर में जाता है। पर इसका मीनिंग अगर हम समझें, इसका मीनिंग पास्ट में तो नहीं जाता, पर यहाँ तो पास्ट का जिक्र है, इसीलिए यू ऑट टू, और इसी को हमें पास्ट में कन्वर्ट करना हुआ तो ऑट टू तो ठीक है, आगे हमें लिखना पड़ा यू ऑट टू हैव लर्नड। ठीक है जी, ये आपके परीक्षाओं ने सवाल दिया है। एक बार इस सारी बात को बड़े ध्यान से देखो फिर आगे चलते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बात को ध्यान से देख लिया होगा। अभी भी जो हम लोगों ने सुना समझा, मैं इस बात को एक बार फिर से आपके लिहाज में रखना चाहूंगा। हम लोगों ने टेंस के वक्त एक बात समझी थी कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। हम लोगों ने एक बात समझी थी दोस्तों कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। फ्यूचर के बारे में कुछ भी कहना या ना कहना, इनफैक्ट ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है, और जो चीज़ हमारे मूड पर डिपेंड करती है उसी रिप्रेजेंट करने वाली हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारी मॉडल एक्सिलरी है, इनके अंदर टेंस की क्वालिटीज आ सकती हैं। आप इसी को चाहें तो इंडेफिनेट तरीके से यूज कर सकते हैं। इंडेफिनेट कहने का मतलब, इसका मीनिंग या इसके एग्जीक्यूट करना चाहें आप, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात हमने समझी कि मॉडल एक्सिलरी को कॉन्टिन्यूस यूज करने के लिए बी के साथ आईएनजी हम जोड़ सकते हैं और इसका मीनिंग हमेशा प्रेजेंट में निकलता है। फिर अगली बात आती है, परफेक्ट बनाने के लिए हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब जोड़ते हैं तो इसका मतलब हमें समझ आता है कि ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं, और इसके आधार पर आपका एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सॉरी, लिखे हुए क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। तो लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो लिखी हुई बातचीत कहती है डू नॉट कॉल हिम, उससे फोन मत करना। आई एम श्योर, अगर आप श्योर हैं तो ये इसका मतलब रीजन टू बी श्योर हमारे सामने आ गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होने का मतलब ये दोनों की दोनों बातें तो डिस्कशन से बाहर हुई। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, सही आंसर सही क्यों है और गलत आंसर गलत क्यों है, अगर ये चीज आप लोगों ने ठीक ढंग से सीख ली, समझ ली, तो इसका मतलब आप लोगों के सही लेवल्स ऑफ लर्निंग तैयार हो जाते हैं। जब तक आपके पास क्वेश्चन को गलत कहने की रीजन नहीं है तब तक आप गलत जा रहे हैं। ठीक, अब इस लिखे हुए सेंटेंस के बचे हुए हिस्सों पर काम करते हैं। आई एम श्योर ही ब्लैंक हिज कार। आप अगर कहते हैं ही मे ड्राइव हिज कार, तो इसका मतलब वो इंसान या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, उसका कोई श्योर नहीं है, मामला इंडेफिनेट हुआ। आप उसे कॉल कब नहीं करेंगे, आप उसे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि वो इंसान गाड़ी चलाने का काम प्रेजेंट में कर रहा है। यही वो रीजन है कि इसे हटाकर हम लोग क्या कहने की कोशिश करते हैं, ही मे बी ड्राइविंग। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहूंगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता, फ्यूचर नाम का इनफैक्ट जो भी है वो मॉडल एक्सिलरी है। एक अगली बातचीत हमारे सामने आती है और प्यारे दोस्तों इसे हम कहते हैं डिफेक्टिव या फिर सेमी मॉडल एक्सिलरी। सवाल ये उठता है डिफेक्टिव हम कहते किससे हैं? जब हम डिफेक्टिव की बात करते हैं तो डिफेक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है कमी होना, और सेमी की अगर हम बात करते हैं
तो इसका अर्थ निकलता है आधा। आधा होने का मतलब कहीं तो ये हेल्पिंग वर्ब रहे और कहीं पर इनका जब हम यूज करते हैं तो कहीं पर ये मेन वर्ब का काम करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास डिफेक्टिव या फिर सेमी मॉडल एक्सिलरी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इस चीज को आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरी में पहले तो दो शब्दों का अर्थ हमें समझना जरूरी है। एक मैंने कहा नीड, एक मैंने कहा डेयर। जब नीड की हम बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ सामने आता है टू रिक्वायर समथिंग, किसी चीज की जरूरत होना या फिर किसी चीज की आवश्यकता होना। डेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ निकल कर आता है टू बी करेजियस इनफ, यानी कि जब आपके अंदर किसी चीज के लिए हिम्मत या साहस हो, उसे हम कहते हैं डेयर। ठीक है दोस्तों, अब मैं नियमों से आपको मिलाना चाहूंगा और सबसे पहला जो नियम हम लोग लेकर चल रहे हैं इसे हम कहेंगे दोस्तों डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब हुआ कमी होना। अब कमी का क्या राज है, थोड़ा ध्यान से समझें। हम लोगों को एक नियम समझना होगा, हम लोगों को एक नियम समझना होगा कि नीड या डेयर को हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह से। किस तरह से? हेल्पिंग वर्ब की तरह से। नीड या डेयर को अगर हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह से तो इसके दो रूप सामने आते हैं। अगर लिखे हुए सेंटेंस को हम पॉजिटिव की तरह लिखने की कोशिश करते हैं तो आने वाली जो भी वर्ब है उसके साथ कंपलसरी हम 2+V1 जोड़ते हैं। और यही सेंटेंस अगर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव तो आने वाली वर्ब के साथ हम टू को छोड़ सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी चीज को समझने के लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा आपके सामने, आई नीड टू बाई अ स्कूटर। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव तरीके से लिखें तो सवाल हुआ आई नीड नॉट बाई अ स्कूटर। अच्छा बच्चों, अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं क्लोज एंडेड तरीके से लिखना चाहूं तो सवाल बनता है नीड आई बाई अ स्कूटर। ठीक है बेटा। अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी इंसान के सामने बोलने की कोशिश की होगी हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। तो बच्चों ये आपके सामने एक छोटा सा सवाल हो गया। हाउ के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो आने वाली वर्ब के साथ कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से सिलसिला शुरू होता है दूसरी बातचीत का और उसे हम कहते हैं सेमी। सेमी का मतलब आपने बताया आधा, यानी कि थोड़ी देर पहले हम इसे यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब की तरह से, अब हम इसे यूज करने की कोशिश करेंगे मेन वर्ब। अब देखो काम कैसे हुआ, ध्यान से देखें। नियम कहता है कि नीड या डेयर को अब अगर हम यूज करते हैं मेन वर्ब की तरह से तो इसका मतलब हम इसी लिखे हुए शब्द से ठीक पहले यूज करेंगे कोई और हेल्पिंग वर्ब कोई और हेल्पिंग वर्ब। तो आने वाला आपके सामने सेंटेंस चाहे आप लिखें पॉजिटिव, चाहे आप लिखें सेंटेंस नेगेटिव, चाहे आप लिखें इंटेरोगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आ रही है आने वाली वर्ब आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं 2+V1। क्या यूज करते हैं बच्चों? 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे ध्यान से देखते हैं, एक एग्जाम्पल तैयार करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसी लिखे सेंटेंस को लिखने की कोशिश करूं और सेंटेंस मैंने लिखा आई डू नॉट नीड, तो दो चॉइसेस आपके सामने मिलती हैं, एक चॉइस बाई, एक चॉइस टू बाई अ स्कूटर। तो क्या कहना सेंसिबल हुआ? तो आप ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, आप नीड से पहले देखते हैं कोई और हेल्पिंग वर्ब, तो आने वाली जो भी वर्ब है आप उसके साथ टू जोड़कर ही काम करते हैं। मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस की अगर बात करता हूं, मैंने सवाल आपके सामने लिखा हाउ डू यू डेयर, और दो चॉइसेस आपके सामने लिखी हुई मिलती हैं, एक चॉइस इंसल्ट एक चॉइस टू इंसल्ट, और उसके बाद मैंने लिखने की कोशिश की मी। तो भैया इस लिखे हुए सवाल में भी वही आपको लॉजिक लगाना है। डेयर से पहले आपको अगर लिखी मिलती है कोई और हेल्पिंग वर्ब तो जो भी आ रही है वर्ब आप उसके साथ टू को कंपलसरी जोड़ते हैं। पहले इस मामले को ध्यान से देखें, पढ़ें, रिवाइज करें, फिर मैं आगे लेकर चलूंगा कुछ एग्जाम्पल्स पर।
आई होप आप लोगों ने इस सारी की सारी बातचीत को देख लिया होगा। चलिए बातें थोड़ी लेकर चल लेते हैं प्रैक्टिस पर, ठीक है। अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं तरह के सवाल आपकी परीक्षा में हर बार दिए जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करूंगा और आप जरा उनमें करेक्शंस करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, एंड दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट यू नीड टू नो। ठीक है दोस्तों, कुछ एक सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं और इन्हें थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने 7 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन लिखे हुए क्वेश्चंस पर जरा फोकस करें प्लीज। चलिए थोड़ी सी बातों को आगे लेकर चल लेते हैं।
हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की अगर बात करते हैं, शी विल नीड ब्रिंग, यही है लॉजिक, इन्हीं के आधार पर इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। और सेंटेंस नंबर 1 की बात करें, शी विल नीड ब्रिंग द नोट्स। सबसे पहले इस लिखे नीड या डेयर को अगर ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले लिखा देखा नीड। अब भैया इस नीड या डेयर से पहले अगर लिखी मिलती है कोई और हेल्पिंग वर्ब, तो जो भी आ रही है ये वर्ब, इससे ठीक पहले हम लोग टू का यूज करते हैं। दैट्स वेरी इजी टू डू, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फाइन, एक अगले सवाल पर काम करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, राखी डज नॉट डेयर गो देयर। अगर हम ध्यान से देखते हैं इस डेयर के ठीक पहले हम लोगों को लिखी मेरी कोई और हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाली वर्ब के साथ हम लोग कंपलसरी टू का यूज करते हैं। ये आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। खैर, आगे हमारे सामने लिखी एक बात, शी कैन नॉट डेयर टू रेज एनी क्वेश्चन। आप फिर से देखें ध्यान से, तो डेयर से ठीक पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब अगर है, तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाली वर्ब के साथ टू अपने आप में होना बिल्कुल सही, यानी कि सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अगली बात अगर हम लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने लिखा है क्वेश्चन, दिनेश नीड्स नॉट कॉल मी। हम लोगों को इतनी बात पता है कि नॉट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं, तो भैया नॉट की वजह से ये जो नीड्स लिखा है ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब हुई। अब अगर अपने आप में ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम एस नहीं जोड़ते। हेल्पिंग वर्ब की तरह से नीड या डेयर का यूज हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, तो भाई आने वाली वर्ब के साथ टू लगाने का डिफेक्ट नहीं बनाया जाता, यानी कि बाकी की बात अपने आप में सही है। आपके पेपर में बार बार पूछा गया है ये सवाल। अगला सवाल नंबर 5 हमारे सामने आता है, लिखा है शी डेयर्स नॉट टू चैलेंज हिम। अगर हम ध्यान से इसे देखें तो नॉट का जिक्र हम लोगों ने डेयर्स के साथ लिखा, यानी कि नॉट तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लेकर चलते हैं, तो भैया हेल्पिंग वर्ब के साथ एस कौन जोड़ने की कोशिश कर रहा है? नहीं भाई। आगे हमने देखा सेंटेंस अगर नेगेटिव बनता है, सेंटेंस अगर नेगेटिव बनता है, तो सेंटेंस नेगेटिव होने का मतलब इसके साथ टू का हम लोगों को जिक्र नहीं लिखना। एक अगला सवाल आता है, इट वॉज अ हॉलीडे। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, इट वॉज अ हॉलीडे यानी कि बात चली गई भैया पास्ट में। अब बात चली गई पास्ट में, तो पास्ट के लिए हम लोगों को चाहिए हैव के साथ जुड़ा हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस लिखे सेंटेंस में यू नीड नॉट गो ऑफिस, बात अपनी जगह गलत है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये समझ आता है कि भैया छुट्टी थी, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। अरे हाँ या ना? तो पास्ट की बातचीत को बताने के लिए यहाँ पर यू नीड नॉट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं हैव गॉन टू ऑफिस। क्लियर हो गई बात? एक अगला सवाल हमारे सामने आता है, एक अगला सवाल हमारे सामने आता है, ही वॉज वेरी पावरफुल। ऑब्जर्व करना, बात फिर पास्ट की आ गई, वो बहुत पावरफुल था, तुम्हें उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब बात आती है देयर के साथ नॉट लिखा है, लेकिन पास्ट बनाने के लिए हम लोगों ने यहीं पर जोड़ा हैव, और उसके बाद जो भी वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां से लेकर यहां तक के जितने भी सवाल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे। डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरी में हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो एक और हेल्पिंग वर्ब आती है जिसे हम कहते हैं यूज्ड टू, और एक और हेल्पिंग वर्ब आती है जिसे हम कहते हैं वुड। जब हम इस यूज्ड टू की बात करते हैं, तो ये हमें बताने का काम करता है पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, कोई ऐसी आदत जो पहले आप किया करते थे पर अब जिसे आप नहीं करते। ये हुआ हमारे सामने, ये हुआ हमारे सामने जिसे हम कहते हैं पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। ठीक है भाई, पहले जो आप करते थे अब नहीं करते। वुड के साथ अगर आप बात करते हैं, तो ये बताता है मैं पास्ट हैबिट, आप ऐसा प्रेजेंट में कर भी सकते हैं, नहीं भी, ये हमें नहीं पता। ठीक है जी? जैसे दो सेंटेंसेस में लिख रहा हूं, मैंने कहा व्हेन ही वॉज young, he used to work
for whole day, but now he does not। ठीक है बेटा, तो इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर बात करें, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग हुआ, जब वो यंग था तो वो सारा दिन काम किया करता था, पर अब वो इंसान काम नहीं करता। तो यूज टू अपनी जगह सेंसिबल है। मैं अगर सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, व्हेन रवि वाज इन दिल्ली he would go for a movie every weekend। तो इसका मतलब हमें समझ आता है कि जब वो यंग था तो हर वीकेंड मूवी देखने जाया करता था। इसका मतलब ये समझ आया कि अब भाई वो कहीं और भी रहता है, तो जहां कहीं भी वो रहता है मूवी देखने के लिए तो वो वहां भी जा सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमारे डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरी की छोटे से इंट्रोडक्शन की बात। अब हम यूज्ड टू के बारे में बात करेंगे। अब इस यूज्ड टू के सिलसिले को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, फिर चीजें आगे समझ आएंगी। ठीक है भैया। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, मैंने कहा ही यूज्ड टू प्ले हॉकी। तो इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम मीनिंग समझना चाहें, इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम मीनिंग समझना चाहें तो इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ आता है। ये यूज्ड टू के साथ लिखा है, इसका मतलब ये बात अपने आप में पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट है। वो इंसान पहले हॉकी खेला करता था, अब वो हॉकी नहीं खेलता। तो इनसे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव बनाने के दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता हुआ कि उठाकर नेगेटिव को हमने इस यूज्ड के साथ जोड़ दिया। ठीक है भैया, आगे जो भी ये लिखा है ये तो अपनी जगह बिल्कुल एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि टू के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी जोड़ते हैं, इसके बीच कोई तीसरे शब्द का हम यूज नहीं करते। एक तरीका तो ये हुआ। अब आप चाहें तो इसी का नेगेटिव बनाने का दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, और आपने लिखा ही डिड नॉट। ठीक है बच्चों, अब डिड के साथ ये नोट लिखा, हेल्पिंग वर्ब हुई, आगे इसी की वजह से हमने लिखा यूज टू प्ले हॉकी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये जो लॉजिक हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर ये जो लॉजिक हम लोगों ने लगाया है, ये लॉजिक बेसिकली सेमी कैटेगरी से है। अब सेमी का कैसे काम हुआ थोड़ा ध्यान से समझें। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ यूज्ड नोट के साथ अगर आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई। अब ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब सेमी में एक जगह आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। अब इसी लिखे हुए अगले सेंटेंस में हम देखें तो नॉट डिड के साथ यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, डिड। तो भैया ये जो लिखा है अपने आप में ये क्या हुआ, हमारे पास मेन वर्ब हुआ। तो सेमी का लॉजिक अपने आप में ठीक है। अच्छा बच्चों, इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम लोग क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर में लिखें तो दो तरीके हो सकते हैं। कृपया ध्यान से सोचें, फिर मैं आपके साथ मिलकर आगे बढ़ता हूं। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके दो तरीके सामने आते हैं। पहला तरीका हुआ यूज्ड ही टू प्ले हॉकी। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर की बात है। ठीक है भाई, अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को हम लोग क्लोज एंडेड के डिड से बनाना चाहें तो भी पॉसिबल है। और ये हुआ डिड ही यूज्ड टू
प्ले हॉकी। ठीक है बेटा, एक बार इन दोनों की दोनों बातों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं आपके सामने इसका डिफेक्ट समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये हुई हमारे सामने पहली बात। आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये जो डिड आया है ना, ये डिड आने की वजह, ये यूज को आपने, इस यूज्ड को ही आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसी की वजह से ये डिड आया है। ठीक है भाई, तो ये हुई हमारे पास बात जिसे हम कहते हैं सेमी वाला लॉजिक। अब इसी के एक डिफेक्ट को भी परीक्षा आपसे पूछती है। डिफेक्ट को परीक्षा कैसे पूछती है, थोड़ा ध्यान से समझें। इस लिखी बातचीत का एक सीधा अर्थ निकलता है कि वह इंसान पहले हॉकी खेला करता था, अब हॉकी नहीं खेलता। खैर, वो तो बात अलग है। अब लेके चलते हैं चीजों को आगे, और एक दूसरी बात आती है जिसे हम कहते हैं डिफेक्ट। अब डिफेक्ट कैसे काम करता है, वो ये हुआ, देखो बच्चों, थोड़ी देर पहले यूज्ड से हमने डिड को निकाला तो यूज्ड नहीं, सिर्फ यूज रह गया, हाँ या ना। लेकिन नियम अब ये कहता है कि भैया अगर इस यूज्ड को आप एज इट इज छोड़ दो, क्या कहा, एज इट इज छोड़ दो, तो इसी यूज्ड से ठीक पहले अगर हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लोग यूज करते हैं बी को, किसको कहा मैंने, बी को, शायद इस बी को देख के याद आता है, इज, एम, आर, वॉज, या फिर वर्ब में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, तो भैया इस टू के बाद आ रही है जो भी ये वर्ब, इसके साथ एक डिफेक्ट आ जाता है, और डिफेक्ट में हम इस V1 के साथ जोड़ देते हैं ING। जैसे अगर मैं कहूं ही इज यूज्ड टू वेक अप अर्ली। अब अगर इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो इस यूज्ड से पहले आ रही है ये इज, ठीक है, तो यानी कि यूज्ड से पहले अगर बी की कोई भी फॉर्म आ रही है तो आ रही है जो भी वर्ब, आप इसी के साथ एक डिफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इसका थोड़ा ध्यान रखें, ये पेपर ने पूछा है आपके साथ सवाल। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, चलो अब आपकी कॉमन सेंस को जांचने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कॉमन सेंस को जांचने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने लिखे हैं दोस्तों 3 सेंटेंसेस। इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं।
तो इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन दोनों के अर्थ सिर्फ हमें जानने हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, लिखा है रीना वुड स्लीप लेट। इस बात का मतलब क्या हुआ? रीना लेट सोती थी। वो अब लेट सोती है या नहीं, हम प्रेजेंट में इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। पास्ट हैबिट है, प्रेजेंट में हो भी सकती है, नहीं भी हम कह नहीं सकते। दूसरा सवाल कहता है रीना यूज्ड टू दूसरा सेंटेंस कहता है दोस्तों रीना यूज्ड टू स्लीप लेट। इस बात का मतलब समझ आता है कि वो पहले लेट सोया करती थी पर अब लेट नहीं सोती। ये बात कंफर्म है, ठीक है। फिर तीसरा सवाल आता है रीना इज यूज्ड टू स्लीपिंग लेट। इस बात का मतलब रीना पहले भी लेट सोती थी, अब भी लेट सोती है। ये बात कंफर्म है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये बातें आपके छोटे छोटे अर्थ पर टिके हुए हैं, एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में, आप लोगों के साथ मिलकर कहानी शुरू करते हैं मॉडल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ठीक है दोस्तों, पहली बार इस चीज को देख लीजिएगा, फिर शुरू करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव सम क्वेश्चंस। अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष आ रहा है, कृपया ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हैंग्ड। आप अगर ध्यान से देखेंगे यहां पर लिखा है विल सर्टेनली। अब अगर सर्टेनली को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सर्टेनली कहने का मतलब क्या समझ आता है? सर्टेनली कहने का हमें मतलब समझ आता है कि यानी कि ये काम तो पक्का होगा। अब अगर ये काम पक्का होगा तो इस बात का मतलब क्या समझ आया? इस बात का मतलब हमें समझ आता है कि ये काम तो अगर पक्का हुआ तो फिक्स्ड हुआ, तो अदर सब्जेक्ट के साथ हमें फिक्स्ड बिहेवियर बताने के लिए इस विल और सर्टेनली दोनों को हटाकर इन दोनों की जगह पर अगर हम शैल लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। द क्रिमिनल शैल बी हैंग्ड, बिकॉज बाकी का सेंटेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट बी एबल टू। बच्चों आ गया आपका वही सुपरफ्लूअस क्वेश्चन। शी कुड नॉट के बाद आपको बी एबल टू लिखने की जरूरत नहीं है, तो करेक्ट आंसर हुआ आपका शी कुड नॉट
अटेंड द क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जया यूज्ड टू हैड। बच्चों ध्यान रखें, टू के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। जया यूज्ड टू हैव, तो बेटा यहां पर अगर हैव की हम बात करते हैं तो आपका आंसर ठीक होगा। जया यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। क्वेश्चन 4, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक बट आई कुड नॉट फाउंड इट। बच्चों हमें एक चीज पता है कि मॉडल एक्सिलरी के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर तैयार हुआ, आई कुड नॉट फाइंड इट। क्वेश्चन नंबर 5, कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। देखो बच्चों, फॉर्मल सिचुएशन में ही ये बात कही जा सकती है, फॉर्मल सिचुएशन में ही ये बात कही जा सकती है, कृपया शांति बनाए रखें। तो बेटा कुड नहीं, फॉर्मल के लिए तो आपको कहना चाहिए वुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस। अगला सवाल का सेशन प्लीज ध्यान दीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करते हैं। रमेश ऑफर्ड हर अ टेम्परेरी जॉब बट शी टर्न्ड इट डाउन सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्ट। बच्चों मॉडल एक्सिलरी के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, तो शी वुड एक्सेप्ट ओनली अ फेयर वन। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिड यू यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड। इस सेंटेंस में कोई एरर बनाना है तो ठीक करना है, तो डिड की वजह से यूज्ड नहीं, यूज्ड की जगह यूज मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। चलो अगली बात को लेकर चल लेते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शी डेयर्ड टू वेंट। पहले तो ये ठीक किया जाए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ वेंट नहीं, शी डेयर्ड टू गो। अब इस क्वेश्चन को बच्चों वर्ब एडवांस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लीज इसका निशान लगा लीजिएगा और इसे हम वर्ब एडवांस में भी डिटेल में समझेंगे दोस्तों, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है
he feels that I cannot imagine what a space station would look like. Would look like. क्वेश्चन नंबर 10 पर काम करते हैं. You should never carry tales or tell. बच्चों, और से पहले फर्स्ट होमो वर्ब यूज हुई है मॉडल एक्सिलरी के साथ, तो और के बाद भी हम फर्स्ट होमो वर्ब का ही यूज करेंगे, तो टेल ऑल ऑफ अदर्स. अगले सवाल पर काम करते हैं. वुड यू रेदर हैव टी और ब्रेकफास्ट, आई मीन सॉरी, टी और कॉफी. अब बेटा ये तो बिल्कुल सीधा सवाल है. घर पर मेहमान आएगा तो उसके सामने हम रिक्वेस्ट करेंगे फॉर्मल होकर, तो वुड यू रेदर हैव टी और कॉफी, इसमें कोई एरर नहीं है. क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, ही ऑट टू नॉट हैड डन सच अ फिल्दी थिंग. इसे ठीक किया जाए बच्चों. पहले तो आप लोग नोट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद. ही ऑट नॉट. अब नॉट के बाद आपने लिखा टू हैव, क्योंकि ये पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन कैटेगरी से है. ही ऑट नॉट टू हैव डन सच अ फिल्दी थिंग. फिल्दी का अर्थ होता है डर्टी. अब आप अगर इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो उस इंसान को ऐसा घटिया काम नहीं करना चाहिए था, यानी कि उस इंसान ने ऐसा घटिया काम किया. ठीक है बेटा. अगला क्वेश्चन, पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज्ड टू. बच्चों यहां इसे ठीक किया जाए, इज यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स चेंजिंग. यहां पर हम पास्ट हैबिट नहीं बता रहे हैं, हम यहां पर यूज बता रहे हैं, प्रयोग बता रहे हैं, तो इज यूज्ड टू मेक. ठीक है. अगला सवाल, वर्क हार्ड लेस्ट. देखो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था कि लेस्ट अपने आप में 3 चीजों को फॉलो कराता है. सबसे पहला सर, सबसे पहली अगर हम बात करें तो भैया इस लेस्ट की वजह से शुड का यूज होगा, नोट का यूज नहीं होगा, और आने वाली जो भी वर्ब है वो नेगेटिव सेंस वाली वर्ब हो. तो आपके सामने लिखा हुआ जो सेंटेंस है ये होना चाहिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 15, यू ऑट टू स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टीज. जब आपकी बहन को आपकी जरूरत थी, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था. इसका मतलब ये समझ आया, इसका मतलब ये समझ आया आप अपने दोस्त के साथ खड़े नहीं थे, आई मीन अपनी बहन के साथ नहीं खड़े. तो यू ऑट टू हैव स्टूड, ये आपकी पास्ट की बात कही गई है. यू ऑट टू हैव स्टूड. अगले सवाल पर काम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. प्लीज फोकस द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, फिर डिस्कस करता हूं मैं आंसर प्लीज.
Let us talk about these questions, ladies and gentlemen. He need not to have. बच्चों, अगर need के साथ हम लोगों ने not का जिक्र किया है तो हमें to लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर जो बनता है, he need not have left home so early. Question 17. Such programs will lead to an exchange of ideas and will create. बच्चों, एंड के साथ हम जब भी किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो एक ही तरह के शब्दों को, हेल्पिंग वर्ब्स को, शब्दों को हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं मानते. तो आपका लिखा ये सेंटेंस जो तैयार हुआ, इसे ठीक किया जा सकता है. इसे ठीक किया जा सकता है आपके इस सेक्शन सी के अंदर. इस विल को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है. इस विल को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है दोस्तों. अब चीजों को अगर हम आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो भैया इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं. अगले क्वेश्चन पर अगर काम करते हैं प्यारे साथियों, तो ये हुआ हमारे सामने. I am used to live alone. I am used to live alone. I have been living alone for some time. तो बेटा इस am के बाद लिखा used to, आने वाली जो भी वर्ब है उसके साथ हम ing का यूज करेंगे. ठीक है जी. तो ये ठीक होना चाहिए. I am used to living alone. Question 19. The doctor advised Mr. Murugan that because of his severe cramps he should lay in bed for a few days. अब किसी की हेल्थ की अगर बात आती है, अगर किसी की हेल्थ की बात आती है तो बच्चों हेल्थ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो शुड का जिक्र नहीं, हम यहां मेंशन करेंगे मस्ट. ठीक है जी, मस्ट. अगला सवाल. वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी नीड नॉट. नॉट के बाद हम लोगों को टू लगाने की आवश्यकता नहीं है. वी नीड नॉट हरी. ठीक है जी. चलिए दोस्तों आगे लेकर चल लेते हैं बातचीत को. अगले 5 सवाल ट्राई करें, फिर बातें करते हैं. चलिए दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूंगा हर एक सवाल को, उसके बाद गुफ्तगू आगे करेंगे. सवाल 21 कहता है वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन. बच्चों देखो कंडीशन तो आपके सामने इफ के साथ नोट हम यूज करते ही नहीं है, है ना. तो इसे ठीक किया जाए, वी शैल गो आउट अनलेस इट रेन्स. अगला सवाल नंबर 22. यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल इट टू. यहाँ छोटी सी प्रेपोजिशन की गलती है. यू मस्ट नॉट टेल इट टू एनीबडी एल्स. Next question we have. When you lived in Mumbai, did you used to go to? बच्चों यही सवाल आप लोगों का खत्म हुआ. Did you use to? Did you use to? ठीक है बच्चों. आगे सवाल नंबर 25 कहता है she might not. might के साथ आप लोग to लगाने की क्या गुस्ताखी करेंगे भाई. तो सेंटेंस के अंदर ठीक किया जाए she might not have known. ठीक है बेटा. तो यहां पर टू लगाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 24 से 25 पर आए. आई एम यूज्ड टू ड्राइव. बच्चों जब एम का जिक्र कर रहा है तो सवाल होना चाहिए आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट बिकॉज आई यूज्ड टू ड्राइव. ठीक है जी.
वो यूएसए में चलाने की तो उसकी पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट है, वो पहले यूएसए में गाड़ी चलाया करता था, अब यूएसए में नहीं है। अब वो जहां पर भी है उस इंसान की अब आदत ये है कि वो अब गाड़ी चलाता है, ठीक है जी, और राइट साइड में ही चलाता है। तो ये तो हुए आप लोगों के सारे सवालात, ठीक है जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातचीत को आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। फाइन। तो अब बातें कर लेते हैं 5-7 मिनट के लिए। सर प्लीज अपलोड टेंस पीडीएफ फॉर इंग्लिश स्पेशल 09 बैच। आप एक बार चेक करोगे तो पता तो चलेगा यार। टेंस की आंसर की अपलोड की जा चुकी है, आप देखेंगे कभी नोट्स को खोल के तभी तो पता चलेगा। थैंक यू दिलीप साहब। अर्जुन साहब आंसर की अपलोड हो चुकी है, आप क्यों नहीं देखते हैं? जितेश ने क्या लिखा है ये? थैंक यू दिलीप साहब। रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं सर, प्लीज क्या करें फिर? तेजस्वी बेटा वोकैब को थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं क्योंकि 3 मार्च का जो एग्जाम सिर पर आया हुआ है उसकी वजह से अभी मेन कोर्स अगर थोड़ा सा आप लोगों का खिंच जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। जी धन्यवाद। मिथिलेश कहते हैं सर बुक भी डिस्कस करिए। मैं बुक अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, अभी सभी बच्चों के पास बुक्स पहुंची नहीं है। सभी के पास बुक्स पहुंच जाएंगी तो कुछ वक्त के बाद हम बुक से भी कुछ ना कुछ चीजों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। आशीष जी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के लिए कुछ अलग से आपको तंत्र मंत्र नहीं जपने, जो मैं करा रहा हूं उसको साथ साथ रिवाइज करते रहें, इससे ज्यादा परेशान मत होना। कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट हो चुका है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप बैच पढ़ना छोड़ दें, कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। सीपीओ का पेपर था, मेरा इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल की आई थी। जी थैंक यू। बेटा आपने कहीं से भी बुक ऑर्डर की है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है? आप कहीं से भी बुक ऑर्डर करते हैं मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। आप अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, दाएं बाएं किसी भी जगह से ले सकते हैं। मुझे किसी भी बुक की डिलीवरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है? देव साहब कह रहे हैं एचएसएससी एग्जाम के लिए काफी है ना सर? भाई देखो मैं एक चीज फिर बता रहा हूं, मैं सभी के सभी पेपर को लेकर चलता हूं। अब आप किसी भी पेपर में चले जाओ, अगर आपको इंग्लिश इससे बाहर मिलती जाए, जैसे मैं आपके सामने जो चीज अभी पढ़ा रहा हूं, अगर इससे बाहर आपको टॉपिक स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन अलग से मिल जाता है तो मैं आपका कसूरवार हूं। तो ये सवाल कभी मत पूछना। आई सॉ हर ऑन क्रिसमस। बेटा मैं यहाँ किताबें बेचने नहीं आया हूँ रीना, बुक की प्राइसेस क्या है, मैं यहाँ किताबें नहीं बेचने आया हूँ। अपना गूगल पर सर्च करो, बुक अवेलेबल है कहाँ क्या है, मुझे उससे बारे में मत पूछें बेटा। ये सवाल फिर ऐसे लगते हैं कि मैं बुक की मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मुझे बुक की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। सर कंप्लीट कोर्स कंप्लीट पूरे होने के बाद प्रैक्टिस भी करेंगे सर। ये क्या कर रहा था अभी मैं आपके सामने? ये प्रैक्टिस ही करवा रहा था शायद, ये प्रैक्टिस ही करा रहा था। और आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला है, अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्रैक्टिस सेट चाहिए भैया, किताबें खरीदो उनमें से करो, ठीक है ना जी। चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर।